Hello students, today we are going to discuss capillary action. Okay, बेटा कैपिलरी एक्शन पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को क्लियर होना चाहिए. कौन सा सर? सरफेस टेंशन, ओके, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, डेंसिटी, ओके, एंड अदर थिंग्स. ठीक है, सो बेटा बेसिक प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए आप बेसिक वाले कुछ वीडियोज़ हैं उनको आप बिल्कुल वॉच कीजिएगा, तब आपको आसान होगा. ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे बात करने जा रहे थे कैपिलरी ट्यूब की सर और कैपिलरी एक्शन. तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि सर कैपिलरी ट्यूब की अगर बात की जाए तो कैपिलरी ट्यूब इज़ अ ट्यूब विच हैज़ लीस्ट डाया, ओके, एंड बोथ साइड ओपन. ये कैसी ट्यूब होती है बेटा? जो बोथ साइड में ओपन है, ओके, और इसका डाया मिनिमम होता है, स्मॉल होता है. ओके, अच्छा, अगर इस ट्यूब में अगर यहाँ पर ये कहा जाए कि सर मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें कोई फ्लूइड है और इस फ्लूइड में इस ट्यूब को सर मैंने क्या किया, इस ट्यूब को मैंने ले जाके इस फ्लूइड में इस टाइप से डिप कराया. जब बच्चा इस ट्यूब को मैं डिप कराऊंगा तो उस केस में मैं देखूंगा कि कुछ फ्लूइड्स के अंदर इस फ्लूइड का राइट ना लेवल जो है ट्यूब के अंदर इंक्रीज हो जाता है, कुछ हाइट को गेन कर लेता है, और कुछ ट्यूब्स के अंदर या कुछ फ्लूइड्स के अंदर इसका लेवल जो है फॉल हो जाता है. ठीक है, तो बच्चों ये जो राइज एंड फॉल ऑफ a fluid level in a capillary tube is known as capillary action. Okay, इस चीज को आप ध्यान रखें. अगर बच्चा यहाँ पे कहा जाए कि भाई राइज एंड फॉल दोनों हो रहे हैं तो वो वैल्यू कितनी है भाई? हम बोलेंगे h हाइट तक राइज हुआ है. ओके, और सेम पैटर्न पे अगर बेटा कोई ऐसा फ्लूइड ले लिया जाए जस्ट लाइक अ मरकरी, तो मरकरी के केस में ऐसा अक्सर होता है बेटा कि जो ट्यूब है उस ट्यूब में मरकरी का लेवल फॉल हो जाता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सर मरकरी के केस में जो लिक्विड का लेवल है वो क्या हो गया बेटा? फॉल हो गया. बच्चों इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि सर इसमें राइज एंड फॉल जब हुआ है तो हमने देखा कि ट्यूब के अंदर एक शेप बनती है, उस शेप को हम बोलते हैं मेनिस्कस. ठीक है, मेनिस्कस. ठीक, और ये जो शेप है जो मेनिस्कस है उसका अगर हम नेचर देखेंगे तो हमें ये मालूम चलेगा कि सर एक कॉनकेव नेचर का है और एक कॉन्वेक्स नेचर का है. तो आप ध्यान दीजिएगा, जब राइज होता है तो कॉनकेव नेचर आता है और जब फॉल होता है कॉन्वेक्स नेचर आता है. ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा. तो आप अगर मैं आपसे कहूं कि राइज किस किस फ्लूइड में हो सकता है तो हम कहेंगे कि सर राइज होने के लिए ऐसा फ्लूइड चाहिए जिनके लिए कांटेक्ट एंगल एक्यूट बनता है. ठीक है, और एक्यूट किन किन के लिए बनता है बेटा? वाटर के लिए, राइट, और अदर है. ठीक, और सेम पैटर्न पे ऐसे फ्लूइड जिनके लिए कांटेक्ट एंगल कैसा बनता है बेटा? ऑब्ट्यूज बनता है, उनके लिए यहाँ पर फॉल होगा. जैसे कि हम Hg की बात करें. ठीक है, तो आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे इस बात को. ये दो तीन टर्मिनोलॉजी जो हमें क्लियर होना चाहिए कि सर एक्यूट एंगल वाले जितने भी फ्लूइड्स हैं वो सर राइज करेंगे कैपिलरी ट्यूब में, और ऑब्ट्यूज एंगल वाले जितने भी फ्लूइड्स हैं वो फॉल करेंगे. पॉइंट क्लियर? अब ये कितना राइज एंड कितना फॉल करेंगे इस चीज को हम देखने के लिए आगे चलते हैं. तो चलिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि मैंने इसको एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में एक फ्लूइड लिया. ठीक है, और कैपिलरी ट्यूब को इसमें डिप्ड करा दिया. जब मैंने कैपिलरी ट्यूब में इसको डिप किया तो इस केस में बच्चा मुझे कुछ इस टाइप से चेंजेस मिले कि सर इसमें जो फ्लूइड है वो राइज कर गया है. ओके, और अगर इस कैपिलरी ट्यूब की रेडियस r है और जो हमारा फ्लूइड है उसकी डेंसिटी रो है. ठीक, तो बच्चों हमने देखा यहाँ पे कि ये जो है फ्री सरफेस ऑफ वाटर से h हाइट पर राइज कर गया है. फ्री सरफेस क्या होता है बेटा? जो वाटर का नेचुरल सरफेस होता है, राइट ना, वही आपका यहाँ पे फ्री सरफेस होगा. पॉइंट क्लियर? तो इस चीज को हम ध्यान रखें कि ये जो फ्री सरफेस है इससे ही हम हाइट को मेजर करते हैं. ठीक है, अब बच्चों एक बात बताइएगा,
जितना वाटर इसमें राइज किया है, क्या उस वाटर का सर कुछ ना कुछ वेट तो होगा, वो किधर की ओर एक्ट करेगा सर, डाउनवर्ड। ओके, और हमने देखा कि कांटेक्ट एंगल के अकॉर्डिंग यहां पर एक सरफेस टेंशन और इस साइड में भी एक सरफेस टेंशन टी को हमने एक्ट कराया। ठीक, तो आप ध्यान दें इस बात को कि जो सरफेस टेंशन है उसका एंगल यहां पर कितना है, थीटा। तो बताइए यहां पर भी एंगल कितना होगा बेटा, थीटा। इधर भी एंगल कितना है बेटा, थीटा। दैट्स व्हाई इधर भी एंगल कितना होगा, थीटा। ओके, तो ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अच्छे से कि सर यहां पर जो सरफेस टेंशन है उसके हम टू पार्ट्स या टू कंपोनेंट्स कर सकते हैं। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा सर, टी साइन थीटा, और इधर क्या आएगा, टी कॉस थीटा। ओके, सेम पैटर्न पे इस साइड में भी हम क्या लिख सकते हैं सर, टी साइन थीटा, और इस वाले कंपोनेंट को क्या लिख सकते हैं, टी कॉस थीटा। लेकिन बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, ये एक ट्यूब है जिसका ये सरकमफ्रेंस है वो कितना होगा, 2 पाई आर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो टी कॉस थीटा लग रहा है वो 2 पाई आर पर एक्ट कर रहा है सर, पॉइंट क्लियर। सो टोटल अपवर्ड फोर्स कितना होगा, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। ओके, हमारे दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर ये वाला और ये वाला क्या होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा ये दोनों सेम है एंड अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर, इस चीज को ध्यान रखें। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास अब फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि सर इतना जो फ्लूइड है इस वॉल्यूम में उसका टोटल वेट निकाला जाए। जितना वेट होगा उतना ही अगर टी कॉस थीटा है तो हम कह सकते हैं कि सर टी कॉस थीटा जो है इसको ऊपर ले जा रहा था, राइट ना, उतना ही राइज करा पाएगा। दैट्स वाई यहां पर फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, ओके, हम क्या लिखेंगे बेटा, सर हम यहां पे लिखेंगे mg वेट ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू सर टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइएगा, यहां पर हम लिख सकते हैं मास को रो इंटू रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी इज इक्वल टू टी कॉस थीटा इंटू बेटा 2 पाई आर। ओके, क्या बच्चा मैं यहाँ इसका वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है जिसका वॉल्यूम कितना होगा, तो रेडियस आर है, हाइट एच है, तो उस केस में हम बोलते हैं सर पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी इज इक्वल टू टी कॉस थीटा इंटू बेटा 2 पाई आर। क्लियर है ये। अब बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो हमें कुछ इस टाइप से इंटरफेस मिल जाएगा कि आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से कट कर दिया जाए, एक पाई से इस पाई को कट कर दिया जाए। ठीक है, तो बच्चा यहां से मुझे एच कैलकुलेट करना है, देन एच इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपका 2t, ओके, और क्या बचा यहाँ पे बेटा कॉस थीटा, और देखिएगा रो और एक आर बचा है इंटू जी बचा है, तो रो आर जी। क्या बेटा मेरे पास ये राइज एंड फॉल हाइट है, ठीक है, कितनी आई 2t कॉस थीटा अपन रो आर जी। पॉइंट क्लियर। सो बच्चों आप बेसिकली इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया हुआ है, इसी फॉर्मूले से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चंस आते हैं इसी पर बेस्ड हैं और इन्हीं को हमें थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। ठीक है, तो आप एक बात बताइएगा, अगर कोई फ्लूइड है तो उसका सरफेस टेंशन कैसा रहेगा, कांस्टेंट। सर एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा रहेगा, कांस्टेंट। डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी और आर रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब ऑलवेज कांस्टेंट होती है। तो हम इस केस को ये कह सकते हैं कि सर अगर कोई ऐसा फ्लूइड है जिसके टी कॉस थीटा आर और रो कांस्टेंट हो, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैपिलरी राइज होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटी होना चाहिए। अब अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटी है तो बेटा इस टाइप में यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है अलग अलग प्लैनेट्स के लिए। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि सर एच अर्थ पर या कैपिलरी राइज जो है अर्थ पर कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर है, ओके, देन आपको कैलकुलेट करना है कैपिलरी राइज ऑन द मून फॉर सेम एक्सपेरिमेंट और सेम फ्लूइड। ठीक है, तो इस केस में हम ये बोलेंगे सर कि एच मून अपॉन एच अर्थ यहां से निकालने की कोशिश करेंगे, तो हमने देखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट्स वाई जी अर्थ अपॉन जी मून आ जाएगा। चूंकि बच्चा हम लोगों ने पहले से ही ग्रेविटेशन में पढ़ रखा है कि जी अर्थ जो है, या हम कहें कि जी मून जो है जी अर्थ का 1/6 टाइम्स होता है बेटा, सबको आता है ये।
बेटा इस वैल्यू को हम पुट करते हैं। जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो एच मून अपॉन एच अर्थ कितना है भाई 10 सेंटीमीटर, ओके। जी अर्थ कितना है भाई जी मून अपॉन 6 डिवाइडेड बाय जी मून। इसको कट करने के बाद बेटा मेरे पास क्या मिलेगा, हमें ये बात मालूम चलती है कि सर यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिली, राइट ना, आपने गलत रख दिया इसको, है ना। देखो जी अर्थ ऊपर है हमारे पास ऑलरेडी, और सर जी मून का वैल्यू हमें रखना है, तो जी अर्थ बाय 6, ओके। इसको कट कीजिएगा बेटा तो आपको मालूम चलेगा ये कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। स्वाभाविक है जब ग्रेविटी डाउन होगा तो फॉल जो राइज होगा वो भी क्या होगा बेटा इंक्रीज होगा, क्योंकि ग्रेविटी डाउन होने पर क्या होगा बेटा, आप ध्यान दीजिएगा कि जब जी कम है दैट्स वाई वेट कम होगा, दैट्स वाई जो आपका राइज करने वाला फैक्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड को राइज कराएगा, ठीक है। तो मून पर ले जाने पर जो कैपिलरी राइज है वो इंक्रीज हो जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल भी आ जाता है। पॉइंट क्लियर, ठीक है, ओके। अब अगर बेटा मैं यहीं पर इसी सॉल्यूशन से एक और चीज अगर ध्यान दूं तो आप ध्यान दीजिएगा यहां से भी अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है आपको कि सर जो मास है, राइट ना, वो किस पर डिपेंड करता है। तो ध्यान दीजिएगा मास इन अ कैपिलरी ट्यूब, राइट ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कैपिलरी रेडियस। सो बेटा यहां पर हम ये कहेंगे कि इफ जी टी कॉस थीटा एंड पाई सारे के सारे कांस्टेंट हैं, तो इस केस में मास इन अ कैपिलरी ट्यूब इज डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, ओके। सो हम ये कहेंगे कि यदि मैं रेडियस को डबल आर कर दूं, आर की जगह 2r कर दूं, तो उस केस में मास कितना होगा, तो हम कहेंगे सर मास भी डबल हो जाएगा हमारा। पॉइंट क्लियर है। तो मास का जो राइज होगा वो क्या होगा बेटा यहाँ पे डबल हो जाएगा। क्लियर, अच्छा। सेम पैटर्न पे अगर बेटा यहाँ पर जो हमने वॉल्यूम लिया हुआ है उस वॉल्यूम को भी हम यहाँ चेंज करते हैं, तो बच्चा वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कैपिलरी ट्यूब इंटू हाइट इंटू जी इज इक्वल टू टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, ओके। तो इस केस में बेटा आपको ये क्वेश्चन